हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो हमने लिए हैं चैप्टर द इंटरव्यू से, जिसे लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। राइटर है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। So before discussing the answer to the first question, let's know some introduction of this chapter. The interview by Christopher Sylvester is an excerpt taken from his Penguin Book of Interviews. ये जो चैप्टर है वो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर द्वारा लिखी गई बुक है पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। उसका एक एग्जर्प्ट है, उसका एक पार्ट है, उसका एक अंश है जो चैप्टर के रूप में हमारे इस बुक में दिया गया है। इन दिस ही टॉक्स अबाउट वेरियस ओपिनियंस ऑफ द सेलिब्रिटीज रिगार्डिंग एन इंटरव्यू। इस चैप्टर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हम जानते हैं कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके इंटरव्यू के बारे में क्या क्या ओपिनियंस है, क्या क्या उनके विचार हैं, व्हाट डू दे थिंक अबाउट द इंटरव्यू, हाउ डू दे रिगार्ड इंटरव्यू। और सेकंड पार्ट में इटली के फेमस राइटर उम्बर्टो एको का इंटरव्यू दिया गया है, जिसे हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटर मुकुंद पद्मनाभन ने लिया है। और इसमें हम जानते हैं कि उम्बर्टो इको का जो स्टोरी है, दिस स्टोरी वी गेट टू नो द वेरियस क्वालिटीज ऑफ टाइम मैनेजमेंट यूज्ड बाय द फेमस राइटर। उन्होंने टाइम को किस तरह से मैनेज किया है, कैसे वो खाली समय में जब भी उन्हें थोड़ा भी टाइम मिलता है तो कैसे वो अपने आर्टिकल्स और कहानियां लिखते थे, तो उसके बारे में हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेट्स मूव ऑन टू द theme of this chapter. The story has a theme of how the freedom of press can curtail an individual's privacy. ये थीम, इस चैप्टर का थीम ये है कि किस प्रकार से जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, प्रेस की जो आज़ादी है, वो किसी व्यक्ति के प्राइवेसी को किस प्रकार से भंग कर सकती है। Let's move on to the first question. What are the some of the positive views on interviews? इंटरव्यू के बारे में कुछ पॉजिटिव यानी सकारात्मक विचार क्या है। इंटरव्यू इन द 1930 years of its existence has become an inherent part of journalism. हम जानते हैं कि जो इंटरव्यू है वो जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता के क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, और लगभग 130 इयर्स से भी पहले से इंटरव्यू जो है वो अपने अस्तित्व में है, और अब ये जर्नलिज्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग बन गया है। It is a useful means of communication that is at times considered to be an art. ये वार्तालाप का एक बहुत ही अच्छा उपयोगी साधन है, जो कि एक तरह की एक कला है इंटरव्यू लेना, एंड सर्विंग एज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ, और जिससे हमें सच्चाई का पता चलता है। Dennis Bryan has stated that in today's world we get to know our contemporaries through their interviews. डेनिस ब्रायन जो है एक राइटर है फेमस, उन्होंने कहा है कि आज के इस संसार में हम अपने कंटेम्पोरेरीज यानी अपने समकालीन लोगों को इंटरव्यू के माध्यम से जानते हैं, यानी अपने इंटरव्यू के माध्यम से हम कई लोगों के बारे में, उनके निजी जीवन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इट इज़ अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरव्यू जो है वो वार्तालाप का सबसे उपयोगी श्रेष्ठतम साधन है। तो हम कह सकते हैं कि इंटरव्यू जो है, इसका जो पॉजिटिव व्यूज है इसके बारे में, कि ये कम्युनिकेशन का एक बहुत ही यूजफुल साधन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड। बहुत सारे जो सेलिब्रिटी राइटर्स हैं वो डिस्पाइज माने हेट करना, वो इंटरव्यू देने से क्यों नफरत करते हैं, इंटरव्यू से क्यों नफरत करते हैं। Most celebrity writers believe that interviews unduly interfere in their private lives. बहुत सारे जो सेलिब्रिटी राइटर्स हैं वो ये विश्वास करते हैं, उनका ये मानना है कि इंटरव्यू जो है ये बिना बात के उनके प्राइवेट, उनके निजी जीवन में इंटरफेयर है, हस्तक्षेप है ये। They claim that the interview in some way diminishes them. वो ये क्लेम करते हैं कि किसी न किसी तरीके से इंटरव्यू जो है उनको बहुत, उनकी जो आभा मंडल है, उनकी जो प्रसिद्धि है उसको कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। जस्ट लाइक सम एंशिएंट कल्चर बिलीव्ड दैट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ पर्सन टेक्स अवे हिज सोल। जैसे कि एक प्रिमिटिव कल्चर यानी कि आदिकालीन जो एक संस्कृति है उसमें ये विश्वास किया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी का फोटो लेता है तो ऐसा लगता है जैसे कि उसने उसकी आत्मा को चुरा लिया है। Certain celebrity like V.S. Naipaul have claimed that interviews leave them wounded.
कुछ सेलिब्रिटी जैसे कि वीएस नायपाल हैं जो एक ब्रिटिश राइटर हैं और इंडिया भारतीय मूल के लेखक थे जिन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। उनका ये मानना है कि इंटरव्यू जो है वो उनको घायल कर देता है। इट इज़ लाइक अ अनवारंटेड इंट्रूजन इन देयर लाइफ। ये एक घुसपैठ के समान है। जबरदस्ती किसी के निजी जीवन में घुसना, ये एक तरह का अपराध है और जिससे कि वो व्यक्ति की जो आत्मा है या व्यक्ति जो है बुरी तरह से घायल हो जाता है, उसकी जो पीस ऑफ माइंड है वो छिन जाता है। While others like Rudyard Kipling have referred it as a crime and an immoral act. जबकि रुडियार्ड किपलिंग जो जंगल बुक के लेखक हैं, उनका ये मानना है कि ये एक अपराध है। इट इज़ लाइक अ क्राइम, इट इज़ अ सिन एंड इमोरल एक्ट है, ये एक अनैतिक कार्य है। यानी ये नहीं होना चाहिए क्योंकि व्यक्ति न चाहते हुए भी उसके जीवन के कुछ ऐसे पहलू उजागर हो जाते हैं जो कि पूरे पब्लिक में चले जाते हैं, जिससे उनकी जो प्रसिद्धि है वो कम हो जाती है और उनका पीस ऑफ माइंड जो है वो खत्म हो जाता है। तो इसीलिए इंटरव्यू के प्रति उन्होंने अपने नेगेटिव विचार रखे हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ। कुछ प्रिमिटिव माने होता है आदिकालीन, कल्चर मीन संस्कृति। कुछ आदिकालीन संस्कृतियों में क्या बिलीफ है, क्या विश्वास है फोटोग्राफ को लेकर के। Some primitive cultures believed that photographing a person is no less than stealing her soul out of the body. कुछ आदिकालीन संस्कृतियों में ये माना जाता है, ये विश्वास किया जाता है कि यदि कोई उनका फोटोग्राफ लेता है तो ये फोटोग्राफ लेना उसकी आत्मा को चुराने की, उनके शरीर से उनकी आत्मा को चुराने की तरह है, जैसे कि किसी ने उसके अंदर से उसको अच्छी तरह से घायल कर दिया है। एंड रेंडरिंग हिम इनकम्प्लीट एंड स्लाइटेड, और इस तरह से उसने उस व्यक्ति को अपूर्ण बना दिया है और अपमानित किया है। स्लाइटेड माने टू इंसल्ट समवन, कि अपमानित महसूस करता है व्यक्ति अपने आप को और ऐसा लगता है कि अब वो अपूर्ण रह गया है और वो पूरा नहीं है क्योंकि उसकी आत्मा जो है उसके शरीर से निकाली जा चुकी है। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंब प्रिंट ऑन द विंड पाइप। ये जो एक्सप्रेशन, ये जो फ्रेज चैप्टर में बोला गया है कि थंब प्रिंट ऑन द विंड पाइप यानी श्वास नली में थंब प्रिंट के समान, इसका क्या मतलब है, इससे आप क्या समझते हैं इस एक्सप्रेशन से। आइए इसका आंसर देखते हैं। द एक्सप्रेशन मीन्स हैविंग बीन स्ट्रेंगुलेटेड। इस एक्सप्रेशन का, इस भाव का, इस फ्रेज का ये मतलब है कि जैसे किसी ने हमारा दम घोट दिया हो। आइए जानते हैं इसका आंसर। इन मॉडर्न टाइम्स द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन पर्सनैलिटीज इज द इंटरव्यूअर who through his power and influence gathers information and provides us with the best possible information on the interviewees। आज के इस समय में जो पर्सनैलिटीज पर इंफॉर्मेशन का जो सबसे प्रमुख स्रोत है, यानी लोगों के बारे में, सेलिब्रिटीज के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है वो प्रमुख रूप से हमको इंटरव्यूअर के द्वारा मिलती है, यानी जो साक्षात्कार लेता है, लेने वाला। वो व्यक्ति अपनी पावर से और अपने इन्फ्लुएंस से, अपनी ताकत से और अपने प्रभाव से इंफॉर्मेशंस को गैदर करता है, इकट्ठा करता है और हमको प्रोवाइड्स अस विद द बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरव्यू, और जिससे वो सेलिब्रिटी से इंटरव्यू ले रहा है उसके बारे में जितना अच्छे से अच्छी जानकारी वो हमको प्रोवाइड करता है। He extracts everything significant through his questions for us। वो अपने प्रश्नों के माध्यम से जो भी उस व्यक्ति के बारे में सिग्निफिकेंट बात होती है, सार्थक बात होती है, जो भी महत्वपूर्ण बात होती है, वो अपने प्रश्नों के माध्यम से उस सेलिब्रिटी से निकलवा लेता है और उसकी जानकारी हमको प्रोवाइड करता है और अपने पावर का और अपने इन्फ्लुएंस का पूरा प्रयोग करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आज के संसार में चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो कौन है, इंटरव्यूअर, हु प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरव्यूज। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक उम्बर्टो एको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड, गिव रीजंस फॉर योर ओपिनियन। क्या आप सोचते हो कि उम्बर्टो एको को इंटरव्यू देना अच्छा लगता था? अपने इस विचार के पक्ष में कारण बताइए, कैसे कह सकते हैं, हाउ कैन यू से दैट उम्बर्टो एको लाइक्स टू बी इंटरव्यूड। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है
और इसका आंसर है पॉजिटिव में यस, उम्बर्टो एको इन ऑल पॉसिबिलिटीज लाइक्स बीइंग इंटरव्यू। पूरी संभावनाओं के साथ हम कह सकते हैं कि उम्बर्टो इको को इंटरव्यू देना अच्छा लगता है। जबकि फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज का नाम लिखा गया है, उन्होंने इंटरव्यू के बारे में नेगेटिव विचार व्यक्त किए हैं, यानी कि उन्होंने कहा है कि उनको इंटरव्यू देना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उम्बर्टो इको को ऐसा नहीं है, उसको इंटरव्यू देना अच्छा लगता है। He felt just at ease with the interviewer and answered all the questions fully and patiently without showing any hurry. उसने जितने भी बहुत ही आराम से इंटरव्यू वाले के साथ बहुत सी आराम महसूस किया, कंफर्ट महसूस किया एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, और उसके सारे प्रश्नों का उत्तर पूरी तरह से दिया और बहुत ही धैर्य के साथ दिया, पेशेंटली दिया, और इसमें कोई जल्दबाजी उन्होंने नहीं दिखाई। शोइंग एनी हरी, किसी प्रकार की जल्दीबाजी में वो नहीं थे, यानी एक एक बात का आंसर उन्होंने बहुत ही ध्यान से और बहुत ही धैर्य के साथ दिया। He stated his achievements in a very modest manner. बड़ी विनम्रता से उन्होंने अपनी सारी उपलब्धियों को बताया and explained his philosophical views and interest clearly. और अपने दर्शन से रिलेटेड विचारों को बहुत ही क्लैरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ, उनकी क्या क्या रुचियां हैं, अभिरुचियां हैं, सबको बहुत ही क्लियरली उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया। He let the interviewer enter the secret about his craft with a loud light. उनके इस क्राफ्ट, उनकी उस कला का सीक्रेट क्या है, वो इतने ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों हुए, इसका जो सीक्रेट है वो इंटरव्यूअर को जानने दिया, और उसके बाद वो बहुत ज़ोर से हंसे, यानी उन्होंने कोई भी बात को छिपाया नहीं, बहुत हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने इंटरव्यू दिया। ऑल्सो ही एलेबोरेटेड हिज अप्रोच विच वॉज यूनिक। साथ ही उन्होंने अपनी इस अप्रोच को एलेबोरेट भी किया, बड़े विस्तार से बताया। ये एक बहुत ही यूनिक यानी एक अद्वितीय, एक अलग ही बात है जो कि अनकॉमन है और उनमें दिखाई नहीं देती है। He was mannerly, warm and properly responsive as well. साथ ही साथ वो बहुत ही मैनर के साथ और तमीज़ तहजीब के साथ, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने अपने सारे रिस्पॉन्सेस को, जो भी उन्होंने इंटरव्यू के दौरान अपनी बातें कही, सबको बहुत ही सभ्य तरीके से, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ पूरे आंसर उन्होंने उनको दिए। तो ये सब जानने के बाद, पढ़ने के बाद हमको कह सकते हैं कि उम्बर्टो इको को इंटरव्यू देना अच्छा लगता था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज एको फाइंड टाइम टू राइट सो मच? अब हम इस चैप्टर में हम देखते हैं कि इस पार्ट में कि उम्बर्टो एक फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल दोनों टाइप के लेखन कार्य उन्होंने किए हैं, तो कैसे उनको ये टाइम मिल जाता है इतना सारा लिखने का? अकॉर्डिंग टू एको, द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन हैज एम्प्टी स्पेसेस, पीरियड्स विद नो इम्पोर्टेंट जॉब्स। एको के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, खाली स्थान होते हैं, यानी कि कुछ ऐसा समय होता है जब उनके पास कोई भी इम्पोर्टेंट काम करने के लिए नहीं होता है। एम्प्टी स्पेसेस के लिए इसमें एक वर्ड आया है इंटरस्टिसेस। इंटरस्टिसेस जिसको उन्होंने कहा है गैप्स, यानी खाली स्थान। तो ही कॉल्ड दीज गैप्स इंटरस्टिसेस। इन गैप्स को, इन खालिस्तान को उन्होंने इंटरस्टिसेस नाम दिया है। ही सेज दैट ही डिड मोस्ट ऑफ द राइटिंग ड्यूरिंग दीज फ्री इंटरवल्स। और ये फ्री इंटरवल्स उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि ये जब भी उन्हें थोड़ा बहुत टाइम मिलता था तो वे अपना सारे के सारा, लगभग अधिकतर जो लेखन कार्य है वो इसी दौरान किया करते थे। सेकेंड, ही एक्सप्लेन्स दैट पीपल वंडर्ड दैट ही हैड रिटन सो मच ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। दूसरी बात उन्होंने ये एक्सप्लेन की कि लोगों को आश्चर्य होता है कि उन्होंने वेरियस यानी अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स में इतना ज़्यादा लिखा है, तो कैसे लिख दिया ये एक व्यक्ति ने। बट द फैक्ट इज दैट ही वॉज राइटिंग ऑन द सेम लाइन्स एंड सेम इंटरेस्ट, पीस, नॉन वायलेंस एक्सेट्रा। लेकिन इसमें सच ये है कि उनके जो इंटरेस्ट है, उनकी जो रुचियां हैं, यानी कि पीस, शांति या अहिंसा आदि आदि, ये भी जो उनके लिखने के जो पैटर्न है, जो टॉपिक्स हैं और मेथड है, वो एक ही जैसा है, एक ही लाइन का है। इसीलिए ऑल हिज वर्क्स वर लिंक्ड विद द थ्रेड ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। उनके सारे काम जो है वो एक कॉमन इंटरेस्ट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। हम कह नहीं सकते कि हमने अलग अलग जो भी काम है वो सब अलग अलग है, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उसमें इंटरेस्ट एक ही है। इट सेव्स हिज टाइम, ये उनका समय भी बचाता है। एंड ही कुड राइट अ लॉट इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और वो कम समय में बहुत सारा लिख सकते हैं, अ लॉट। दैट वाज द सीक्रेट बिहाइंड एको's prolific
पेन। यही एक सीक्रेट है एको का लिखने के प्रति। तो उनके इतना सारा लिखने के पीछे यही कारण है जो उन्होंने डिस्कस किए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What was distinctive about Eco's academic writing style? एको के एकेडमिक राइटिंग स्टाइल के बारे में क्या डिस्टिंक्टिव है, क्या ऐसा है जो अलग हट करके है? आइए देखते हैं। उम्बर्टो एकोज एकेडमिक राइटिंग स्टाइल इज क्वाइट डिस्टिंक्टिव, अलग है। इट हैज अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। उनका जो राइटिंग स्टाइल है, जो उनकी लेखन शैली है, उसमें एक निश्चित रूप से एक प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी है। यानी प्लेफुल माने मजाकिया अंदाज में, बड़े चुटीले चंचलपन से वो अपनी बातों को कह देते हैं, और उसमें उनका एक अपनी जो व्यक्तिगत जो उनकी विशेषता है वो भी इसमें काम करती है। उनका अपना लिखने का एक अलग ही तरीका है जो उनकी अपनी स्वयं की वास्तविक विशेषता है। इट इज़ अ मार्क डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल which is usually depersonalized and often dry and boring। ये जो उनका स्टाइल है वो रेगुलर एकेडमिक स्टाइल से एकदम अलग है। जो सामान्यतः लोग लिखते हैं शैक्षिक आर्टिकल वगैरह, उससे एकदम अलग है, क्योंकि वो जो आर्टिकल होते हैं वो डीपर्सनलाइज होते हैं, उसमें लेखक का अपना कोई व्यक्तित्व तो नहीं झलकता है। और इस तरह के जो आर्टिकल होते हैं, लेखन होते हैं, वो अक्सर ड्राई होते हैं, शुष्क होते हैं और बोरिंग होते हैं, डल होते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं होता। दे लैक इंटरेस्ट एंड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड पार्ट का। डिड उम्बर्टो एको कंसिडर हिमसेल्फ ऑन अ नॉवेलिस्ट फर्स्ट और एन एकेडमिक स्कॉलर? उम्बर्टो एको अपने को क्या कहते थे? क्या वो पहले उपन्यासकार मानते थे स्वयं को, या फिर कोई एक एकेडमिक स्कॉलर मानते थे, यानी प्रोफेसर मानते थे? उम्बर्टो एको कंसिडर्ड हिमसेल्फ एन एकेडमिक स्कॉलर फर्स्ट। अपने आप को वो प्रोफेसर मानते थे, और उसके बाद अपने को नॉवेलिस्ट मानते थे। लेटर माने बाद में कहते थे मैं उपन्यासकार हूँ। ही मेक्स हिज प्रेफरेंसेस क्लियर बाय सेइंग आई कंसिडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज। उनका ये बात हमको कैसे पता चलती है कि उन्होंने अपने प्रेफरेंस को, अपनी प्रायोरिटी को किस तरह से बताया था कि उनको आई कंसिडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवल। मैं अपने को यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मानता हूँ, एक ऐसा प्रोफेसर जो कि संडेज को नॉवल लिखता है। यानी जो ऑन वीक डेज ही अटेंड्स एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस एंड डज अदर स्कॉलरली नॉन फिक्शनल वर्क। और वीक डेज में यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 डेज को वो एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, और कोई भी स्कॉलरली यानी शैक्षिक कार्यों को, नॉन फिक्शनल वर्क को करते हैं। नॉन फिक्शनल वर्क माने आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, कोई और लेखन कार्य करते हैं। जबकि संडेज को यानी वीकेंड्स में वो फिक्शनल यानी कहानियाँ या नॉवल लिखा करते हैं। इसलिए उनकी प्रेफरेंस में एकेडमिक एकेडमिक जो फील्ड है वो ज़्यादा दिखाई देता है। इसीलिए वो अपने आप को प्रोफेसर पहले और एक उपन्यासकार बाद में मानते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल द नेम ऑफ द रोज? द नेम ऑफ द रोज ये उनका एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही सक्सेसफुल नॉवल था। तो इसका रीजन क्या था, ये प्रसिद्ध क्यों हुआ? आइए इसका आंसर जानते हैं। द नेम ऑफ द रोज इज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नॉवल। नेम ऑफ द रोज जो है ये एक अलग ही प्रकार का उपन्यास है। इट इज क्वाइट सीरियस नॉवल, ये बहुत ही सीरियस है, गंभीर उपन्यास है। एंड इट इज डिटेक्टिव स्टोरी, एक जासूसी की कहानी है एट वन लेवल, बट इट ऑल्सो प्रोब्स इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री। लेकिन साथ ही साथ इस ये जो है मेटाफिजिक्स यानी कि रहस्यवाद जिसे कहते हैं, मेटाफिजिक्स यानी स्टडी ऑफ बियॉन्ड द वर्ल्ड, पारलौकिक, थियोलॉजी धर्मशास्त्र, और मध्यकालीन इतिहास की भी छानबीन करती है साथ साथ में। यानी एक डिटेक्टिव स्टोरी है, साथ ही साथ इसमें रहस्यवाद भी है, धर्मशास्त्र भी है, और मध्यकालीन इतिहास के बारे में भी वर्णन किया गया है। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें हमें एक साथ दिखाई देती हैं। सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो एकदम सीरियस टॉपिक्स हैं, गंभीर विषय हैं। द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द बुक हाउएवर रिमेन अ मिस्ट्री। ये सब होने के बाद भी जो इस बुक की सफलता का जो कारण है वो अभी भी रहस्य बना हुआ है। पता नहीं चल रहा एग्जैक्टली व्हाट वाज द रीजन,
फॉर इट्स सक्सेस। इसकी सफलता का रीज़न एक्चुअल में क्या था। चैप्टर में लेखक ने बताया भी है कि मेरे से पहले भी इस टॉपिक पर मेडिवल हिस्ट्री में बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई हैं, बहुत सारे उपन्यास लिखे गए हैं। हो सकता है कि अगर मैं 10 साल पहले इस नॉवल को लिखता तो ये इतना पॉपुलर ही नहीं होता। मे बी द टाइमिंग ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ दिस नॉवल वुड बी द रीज़न। हो सकता है जब ये पब्लिश हुई है, प्रकाशित हुआ ये नॉवल, तो हो सकता है ये उसका कारण रहा होगा, सही टाइमिंग रही होगी। लेकिन वो थोड़ा कन्फ्यूज़ है, समझ में नहीं आ रहा है कि इस नॉवल के जो है वो फ़ेमस होने का, पॉपुलर होने का और उसके सफल होने का एग्ज़ैक्ट रीज़न क्या है? राइटर भी जो है उम्बर्टो इको भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ है। लेकिन हम यहाँ चैप्टर पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि उ उबर्टो उम्बर्टो इको का अपना एक राइटिंग स्टाइल था, एक नैरेटिव वे में, नैरेटिव फॉर्म में कहानी सुनाते-सुनाते बड़े ही प्लेफुल तरीके से वो अपनी रचनाओं को लिखा करते थे। Maybe his writing style must be the reason for the success of this novel, The Name of the Rose. So thank you for staying till the end. If you find this video helpful, hit the like button, share this video with your friends and subscribe the channel. For sure, it motivates us so that we can make more and more useful videos for you. And keep practicing, keep learning. Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye. Thanks for watching.